राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति साम्यवाद के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन बाद में बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर साल 1939 में आरएसएस से जुड़कर उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया। साल 1947 में अटल आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। अटल जी और उनके भाई ने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें 23 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। उस समय उनकी उम्र 18 साल थी। इस घटना के कारण ही अटल जी ने राजनीति में आने का फैसला ले लिया। उनके साथ थे 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी महज 32 साल की उम्र में यूपी के बलरामपुर से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1957 का चुनाव वाजपेयी जी 3 जगह से लड़े। ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के वाइसराय ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और गांव के पटवारी को लेकर जो सर्वे किया था, उस सर्वे में ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट सरकार को भेजी थी कि हिंदुस्तान में 7 लाख विद्यालय संचालित होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1816 में हिंदुस्तान में 7 लाख विद्यालय अगर संचालित होते थे तो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी, इसकी आप संकल्पना करें। और ये भारत का रिकॉर्ड नहीं कहता है, ब्रिटिशों ने जो सर्वे करके रिकॉर्ड भेजा था, उस रिकॉर्ड के आधार पर यह कहा जाता है। आप बच्चे हो, हंसता हुआ हिंदुस्तान, लॉफिंग इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखी है। उसमें वो सारे दस्तावेज है कि किस प्रकार से ब्रिटिशों ने सर्वे करके ये रिपोर्ट दी थी। उसके बाद 1830 में लॉर्ड मैकाले ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लॉर्ड मैकाले ने लिखा कि हिंदुस्तान के हर पंचायत में स्कूल है और इस देश के स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार पढ़ाए जाते हैं, इसलिए हिंदुस्तान को तोड़ना नामुमकिन है। और मैकाले ने अपने पिताजी को चिट्ठी में लिखा कि मैं कोशिश यह करूंगा कि जिस देश में विद्या के साथ संस्कार दिया जाता है, उस देश में विद्या के साथ संस्कार की परिपाटी को समाप्त कर दूंगा। और यह तभी संभव होगा जब मैं संस्कार की जगह शिक्षा को पैसे से जोड़ दूंगा। जब लोगों के सामने पैसा और संस्कार इसमें से प्राथमिकता होगी तो गरीब हिंदुस्तान का लोग पैसे की तरफ भागेंगे और संस्कार को छोड़ देंगे। इसलिए मैं पैसा देने वाली शिक्षा इस प्रकार से नई शिक्षा प्रणाली लागू करूंगा। और 1867 में लॉर्ड मैकाले ने पैसा देने वाली शिक्षण प्रणाली लागू कर दी। अब हुआ ऐसा कि जिस दिन 1867 में अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली लागू करी, उस दिन के बाद उन्होंने उस शिक्षा प्रणाली से जो शिक्षित होगा वो साक्षर, और उस शिक्षा प्रणाली से जो शिक्षित नहीं होगा वो निरक्षर। और उसके बाद अंग्रेजों ने आंकड़े घोषित करना चालू किए कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत शिक्षा है। अर्थात जो 7 लाख विद्यालय पढ़ाते थे, उस दिन से उनके शिक्षा प्रणाली को साक्षर मानना बंद कर दिया गया। और जहां पैसों से जुड़ी हुई शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण जुड़ गया, तो पुरानी शिक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई और अंग्रेजों ने यह प्रचारित करना चालू किया कि हिंदुस्तान में साक्षरता का प्रमाण कम है। और जब संस्कार छोड़ करके पैसे की शिक्षा लागू हो गई तो मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू हो गई। और लॉर्ड मैकाले ने 1830 में अपने पिताजी को चिट्ठी में लिखा था कि जब मेरी शिक्षा प्रणाली पूरे सबाब पर होगी तो हिंदुस्तान पर गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेजों का राज होगा। हिंदुस्तानियों की अंग्रेजी अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी होगी। और ये मैं नहीं कहता, पूरे विश्व में ये प्रतिपादित है कि विश्व में अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी हिंदुस्तानियों की है, कारण हिंदुस्तानियों के अंग्रेजी में ग्रामर का उपयोग ज्यादा है, इसलिए विश्व में सबसे अच्छी अंग्रेजी हिंदुस्तानी बोलते हैं। ये प्रतिपादित हो गया और विश्व इस बात को स्वीकृत भी करता है। खैर, आज ये बात करने का समय नहीं है। अटल जी एक बार उत्तर प्रदेश के गढ़वाल इलाके में गए थे। गढ़वाल अभी उत्तराखंड में आ गया है, उसमें उत्तर प्रदेश में आता था। और अटल जी ने नागपुर के धर्मपेट स्कूल में वो कहानी बताई थी। अटल जी ने बताया था कि मैं उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उस पहाड़ी इलाके में स्कूल था।
साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह देखिए कि मैं गढ़वाल के पहाड़ी इलाके में गया तो वहां स्कूल था, और जब मैं पहाड़ चढ़ करके वहां पहुंचा तो केवल स्कूल नहीं था, इमारत भी थी। और जब मैं वहां पहुंचा तो केवल इमारत नहीं थी, क्लासरूम भी थे। केवल क्लासरूम नहीं थे, वहां फर्नीचर भी था। केवल फर्नीचर नहीं थे, वहां खेल का मैदान भी था। केवल खेल का मैदान नहीं था, वहां खेल का सामान भी था। केवल खेल का सामान नहीं था, जब मैं विद्यालय में गया तो वहां विद्यार्थी भी थे। और जब मैं विद्यालय में गया तो केवल विद्यार्थी नहीं थे, वहां टीचर भी था। और केवल टीचर नहीं थे, वहां क्लास में ब्लैक बोर्ड भी थे। उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू था कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगने चाहिए, कारण स्कूलों में ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। लेकिन गढ़वाल के पहाड़ी इलाके में ब्लैक बोर्ड भी था। केवल ब्लैक बोर्ड नहीं थे, शिक्षक भी था। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना उस समय नहीं रहा कि वहां कक्षाएं 5 थी, शिक्षक 1 था। मैंने शिक्षक से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम महादेव सिंह ठाकुर है। तो मैंने उससे तुरंत पूछा कि आप पंचमुखी महादेव हैं क्या, कि 5 कक्षाओं में मुंडी डाल के पढ़ाते हैं? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, एक को कहता हूं कि अंग्रेजी पढ़, दूसरे को कहता हूं इतिहास पढ़, तीसरे को कहता हूं भूगोल पढ़, चौथे को कहता हूं कि गणित पढ़, और 5वें को कहता हूं छुट्टी। और अटल जी ने क्वेश्चन किया था, जिस देश की शिक्षण व्यवस्था घुट्टी और छुट्टी के आधार पर चलेगी वो कितने दिन चलेगी? घुट्टी का मतलब हम पढ़ाई करने के लिए रटते हैं, इसलिए रटना नहीं चाहिए। शिक्षा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और छुट्टी का मतलब, अटल जी ने कहा था कि इस देश में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 52 रविवार होते हैं, 365 दिन में से 52 दिन हटा दीजिए, 2 महीनों की गर्मी की छुट्टी हटा दीजिए, अर्थात 102 दिन हट गए, 112 दिन हट गए। अब 112 दिन के अलावा जितने तीज त्योहार और नेताओं के जन्मदिन है वो हटा दीजिए, और 50 दिन हट गए। अब 52 शनिवार को आधे दिन की स्कूल पकड़ लीजिए, अर्थात 26 दिन फिर हट गए। अर्थात 365 दिन में से अगर 200 दिन छुट्टी ही है तो 100 दिन के लिए स्कूल क्यों लगाते हो आप? 365 दिन के कैलेंडर में रविवार का दिन छोड़कर के किसी भी प्रकार की छुट्टी ना हो, इस आधार पर शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और बच्चों को पढ़ने के लिए जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को केवल पुस्तक में ना पढ़ाते हुए उसको हमने प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिससे शिक्षा को घुट्टी की तरह न पीटते हुए आत्मसात करने की व्यवस्था हो। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जिसे आज स्किल डेवलपमेंट के रूप में सरकार ने अपनाने की कोशिश की है। ये बात 1940 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना बनाते समय कही थी कि वर्धा में खेती है इसलिए खेती की शिक्षा होनी चाहिए, और पवनार में नदी है इसलिए जल से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात प्राकृतिक जन्य वातावरण की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने भी कहा था। यह केवल शिक्षा के बारे में अटल जी का कहना नहीं था। अटल जी एक महान और बिरले व्यक्ति थे। नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के विरोध में, कश्मीर के विरोध में पाकिस्तान ने पूरे विश्व के मुस्लिम राष्ट्रों को एक साथ जोड़ लिया, और यूएनओ में भारत अड़चन में आ सकता था। ऐसे समय में यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन जाए? नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री अपने विदेश मंत्री को भेजता है। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे। मुस्लिम राष्ट्र को समझाने का काम सलमान खुर्शीद अच्छे से कर सकते थे, लेकिन नरसिंह राव जी ने निर्णय लिया कि यूएनओ में भारत की भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी पक्ष के नेता थे। आप कल्पना कीजिए कि सरकार कांग्रेस की है, विरोधी पक्ष नेता बीजेपी के हैं, लेकिन इंटरनेशनल मंच पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की भूमिका विरोधी पक्ष नेता रखेगा, ऐसा बोल्ड निर्णय नरसिंह राव जी ने लिया। अटल जी विदेश गए। विदेश में जाने के बाद यूएनओ की बैठक के पहले सारे मुस्लिम राष्ट्रों के नेताओं से मिले। जब यूएनओ में चर्चा हुई तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सद्दाम हुसैन जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान के कश्मीर के पक्ष में मतदान यूएनओ में किया, और पाकिस्तान का जो मंसूबा था कि मुस्लिम राष्ट्रों को एकत्रित करके कश्मीर के विरोध में वोटिंग करा लेगा, उसमें असफल रहा। और ये सारी रणनीति भारत के विदेश विरोधी पक्ष के नेता अटल जी के नेतृत्व में वहां पर परिपूर्ण रहे। देश पहले है, राजनीति बाद में है, ये अटल जी का विचार था।
ये केवल एक बार नहीं हुआ। जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश का निर्माण किया, पाकिस्तान से युद्ध में पाकिस्तान को हराया, 51,000 लोगों को युद्धबंदी के रूप में गिरफ्तार किया, तो भारत की संसद में इंदिरा जी को रणचंडी बोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। लेकिन अटल जी केवल स्तुति करते थे ऐसा नहीं है। जब चीन के युद्ध में भारत हारा, पहले 1948 में भारत के दो टुकड़े हो गए, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो अलग हो गया और उसको हम वापस नहीं ला सके, तो संसद में नौजवान अटल बिहारी ने कविता पढ़ी कि जवाहरलाल से शहीद की मां बोली कि मेरे बेटे ने खेली थी खून की होली, तू चाहे तो जमीन का टुकड़ा उसे लौटा दे, लेकिन उसके पहले मेरा बिछड़ा हुआ लाल मुझसे मिला दे। कि जो जमीन मेरे बेटे ने अपने खून से जीती है, वो जमीन वापस देने का अधिकार मेरे को है, कारण मेरे बेटे ने बलिदान दिया, तुझे नहीं है। इस प्रकार से जवाहरलाल जी के सामने संसद में प्रश्न पूछा। जब चीन से हम हार गए और ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री चले गए, तो अटल जी ने कहा कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया पंडित नेहरू, ताशकंद में वतन का लाल खो गया, और हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीत जीत करके बाजी हारते रहे। जब भी जमीन पर लड़ाई हुई, मेरे देश के सैनिक ने जीता है, और जब हम टेबल पर चर्चा में पहुंचे तो सैनिक की जीती हुई जमीन हमने वापस पाकिस्तान को दे दी है। ये कब तक चलता रहेगा? और उनके नेतृत्व में कारगिल की लड़ाई हुई, 1 इंच जमीन का टुकड़ा विदेशियों को नहीं देना पड़ा, सारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया और कारगिल के विजय को उन्होंने विजय संपादित की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अटल जी एक बार 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, दूसरे बार 13 महीने के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अटल जी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। जब अटल जी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, तो देश के सारे साइंटिस्ट मिलने के लिए गए कि परमाणु बम का विस्फोट करना है। उन्होंने प्रमोद महाजन से कहा कि एक काम करो, परमाणु बम वाली फाइल लेकर के आ जाओ। 13 दिन के प्रधानमंत्री ने परमाणु बम की फाइल बुलाई, 13 दिन में सरकार गिर गई। आपने भाषण सुना कि सत्ता के लिए मैं खरीदारी नहीं करूंगा, 1 वोट से सरकार गिरती है, 1 वोट से। अभी आप देश का वातावरण देख रहे हो, जिस प्रकार से सरकार आती है जाती है। कवि ने कविता लिखी है कि एक यार दूसरे यार के पास आया, बोले सरक यार, तो बदल जाती है सरकार करके। ऐसा कवियों ने कविता लिख डाली, लेकिन अटल जी ने समझौता नहीं किया। फिर 13 महीने की सरकार है, 13 महीने की सरकार में अटल जी ने परमाणु बम बनाने का निर्णय लिया, 13 महीने की सरकार में। और आपने पोखरण नाम से फिल्म देखी है सबने, कितनी तकलीफ से वो सब हुआ, वो सब आपने देखा है। और पूरे विश्व ने जब भारत को कहा कि हम आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, तो भारत डिगा नहीं, डरा नहीं। भारत ने अटल जी के रूप में क्या जवाब दिया मालूम है? कि मेरे देश की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, अमेरिका तुम हम पर क्या प्रतिबंध लगाओगे? अगर हमने तुम्हारी वस्तु खरीदना बंद कर दिया तो तुम्हारे कारखाने बंद हो जाएंगे, एक बार विचार कर लो। और पूरे विश्व के हिंदुस्तानियों से आह्वान किया कि आज हिंदुस्तान पर विश्व ने प्रतिबंध लगाया है, विदेशी मुद्रा की कमी है, हम स्वर्ण बॉन्ड घोषित कर रहे हैं, इसमें आप निवेश कीजिए जिससे विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में आ सके। जितनी कल्पना की गई थी उससे 6 गुना ज्यादा विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में आ गई, आर्थिक संकट टल गया। आखिर में अमेरिका से लेकर जापान तक सबको आर्थिक प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। इस प्रकार का एक दृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में थे। और अटल जी ने, मैं आपको बताता हूं कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, वे भारत महोत्सव के रूप में लोगों की टीम लेके विदेश में जाते थे, तो डमरू बजाने वाला आदमी लेके जाते थे, बीन बजाने वाला आदमी लेकर के जाते थे, भालू नचाने वाला, बंदर नचाने वाला, सांप को बीन पर डुलाने वाला, रस्सी पर कसरत दिखाने वाले, ऐसे सारे लोगों को भारत महोत्सव में लेके जाते थे। तो भारत की छवि क्या बनती थी? बीन बजा के सांप नचाने वाला भारत, बंदर नचाने वाला भारत, काला जादू वाला भारत, 2 रोटी के लिए रस्सी पर चलने वाला भारत, ऐसी छवि बनती थी। अटल जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा, देश का राष्ट्रपति कलाम साहब को बना दिया। तो भारत की छवि कैसी हो गई? परमाणु बम बनाने वाला भारत, मिसाइल बनाने वाला भारत, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला भारत। तो हिंदुस्तान की फेस वैल्यू कैसे चेंज करना, और एक दिन में एक निर्णय से चेंज करना, ये इस देश के प्रधानमंत्री ने हमें दिया। इस प्रधानमंत्री ने विरोधी पक्ष में रहते हुए भी केवल विरोध के लिए विरोध नहीं किया, इस राष्ट्र के लिए जब जब मौका पड़ा, 62 की लड़ाई में
चीन की सीमा पर जाकर के सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए कविता पाठ किया अटल जी ने। 71 की लड़ाई में युद्ध भूमि पर जाकर के सैनिकों की हौसला अफजाई की अटल जी ने। अटल जी केवल सांसद के रूप में संसद के अंदर नहीं बैठे रहे, युद्ध भूमि में भी सैनिकों के साथ जाकर के खड़े रहने वाले एक सांसद के रूप में अटल जी का नाम हम लोग जानते हैं। ऐसे महामना युग पुरुष कहलाते हैं, युग में कभी कभी जन्म लेते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमने उनके दर्शन दिए, उनका सानिध्य मिला। मेरा तो सौभाग्य भी रहा कि अटल जी के हाथ से सत्कार होने का मुझे मौका मिला। ऐसे महामना को आज मैं शत शत नमन करता हूं। अटल जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान यह नारा दिया था और उसी के अंतर्गत इस लाइब्रेरी को जब हमने शुरुआत की तो यहाँ नौजवान पढ़ेगा, वो जो नौजवान पढ़ेगा उसकी फसल तैयार होगी, इसलिए किसानी भी यहाँ अपने आप हो जाएगी और ये पढ़ते समय विज्ञान की सारी सुविधाओं का यहाँ पर उपयोग होना चाहिए। इस दृष्टि से इस लाइब्रेरी का हमने निर्माण किया और अटल जी के नाम से इस लाइब्रेरी को हमने अर्पित किया है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन मार्च महीने में हुआ। 3 मार्च को उद्घाटन हुआ, 4 मार्च को महानगर पालिका बर्खास्त हो गई, वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इस सुविधा का आनंद ले रहे हैं। यह सब अटल जी के नाम से उत्पन्न होने वाली सुविधाएं आने वाले कार्यकाल में आपकी जो भी तकलीफें होगी वो 100% समाप्त करने की दिशा में हम लोग यहाँ और अच्छे से काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सबकी ओर से अटल जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।